नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। कल यानी कि 17 तारीख को सुबह 10 बजे ट्विटर पर अभियान चलाने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब कल सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस हैशटैग को ट्वीट करें। हैशटैग आपके सामने लिखा हुआ है। और सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे बड़ी संख्या में हम वहाँ पर ट्वीट कर पाएँ और हमारा ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग में आ सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डाउट हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास आए हैं। चूँकि मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देख लें। और इसके साथ साथ एक वीडियो और मैंने बनाया था जिसमें मैंने कुछ डाउट आपको बताए थे कि अगर ये कंडीशन है तो आपको क्या करना है। उसके बाद भी बहुत से मुझे डाउट ऐसे मिले जो उस डाउट से थोड़े हटकर थे, या जो ज़्यादातर लोगों के मेरे पास कमेंट आए। तो आज उन पर मैं एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो अभी आपकी प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके बाद आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे और उसके बाद वहीं पर आपसे स्कूलों का चयन कराया जाएगा। स्कूलों का चयन और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जिस ज़िले में आप सत्यापन कराना चाहते हैं उस ज़िले का चुनाव करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस बढ़ेगी। तो हो सकता है समय यहाँ पर ज़्यादा ना मिले, इसलिए आपको समय रहते डॉक्यूमेंट को तैयार कराना है। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे चल के ऐसा ना हो कि अच्छे नंबर होने के बाद भी आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंडीशन क्या है। प्रतियों के 2 सेट आपको लाने होंगे वहाँ पर। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा किए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको वहाँ से ऑनलाइन पावती भी मिलेगी। जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर जमा करेंगे तो वो चीज़ ध्यान से आपको लेनी है, जिससे आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो आपको। इसमें एक रेफरेंस नंबर होगा, आपकी जो पावती रहेगी उसमें एक रेफरेंस नंबर रहेगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप उपस्थित नहीं होते, कारण कोई भी हो, आप नहीं पहुंच पाएंगे उस डेट पर, तो आपको वहां से अयोग्य माना जाएगा, एग्जाम प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। और दस्तावेज में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पाई जाती है तो वहां पर भी आपका किसी भी टाइप का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको एग्जाम प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि अगर कोई आपको दिक्कतें हैं तो आपको किन चीज़ों को अपनाना है या किन चीज़ों को वहाँ पर तैयार करना है। तो देखिए, ये कुछ कमेंट है जो मेरे पास बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो मैंने कुछ जो कमेंट मुझे मिल पाए, मैं देख पाया, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं डायरेक्ट कमेंट के थ्रू आपको सारे आंसर करने वाला हूँ। पहला कमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट पहले मांगा ही नहीं था, अब लगेगा इनकम सर्टिफिकेट वर्ग 1 एंड 2 में भी। ये सभी डॉक्यूमेंट लगे थे क्या? मतलब इनका ये पूछना है कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम नहीं मांगा गया था, तो क्या अब लगेंगे या नहीं लगेंगे, और वर्ग 1 और वर्ग 2 में लगे थे या नहीं लगे थे। तो देखिए, आप सबसे पहली बात मेरी समझिए कि इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल कैटेगरी का नहीं लगता है। जनरल कैटेगरी का इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके पास कोई भी आरक्षण नहीं है। जैसे बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा और उनका जो आरक्षण है वो इसी आधार पर मिलेगा कि उनकी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। और आय दर्शाने के लिए आपके पास एक ही विकल्प होता है, इनकम सर्टिफिकेट। ऐसे ही अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो इन सबके पास भी नॉन क्रीमिलियर का एक ऑप्शन होता है, जिसके चलते इनको आरक्षण दिया जाता है। तो नॉन क्रीमिलियर का मतलब होता है आपकी आय की एक लिमिट होती है, उसके अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए। इसलिए जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं सबको यहाँ पर आय लगाना कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखना। हंसी मजाक में आप वहाँ मत पहुँच जाना कि हम वहाँ पर कुछ एफिडेविट लगा देंगे या कुछ कर देंगे। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आप अभी तैयार कर सकते हैं। 1 दिन का समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप अभी तैयार कर लें क्योंकि आपके पास टाइम है। इसलिए मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको समय रहते सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाए और आप पूरी तरह से तैयार रहें। अगला डाउट था
EWS एक महीने पहले, अभी कुछ दिन पहले ही बना है, फॉर्म भरते टाइम नहीं बना था, तो ये मान्य होगा या नहीं होगा। देखिए, फॉर्म भरते टाइम आपने जो भी जानकारी वहाँ पर लगाई थी, चाहे EWS सेलेक्ट किया हो या नहीं किया हो, वही जानकारी आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप EWS सेलेक्ट नहीं कर पाए तो अब आप यहाँ पर कोई भी चांस आपको नहीं दिया जाएगा। आप एज अ जनरल ही आपको फाइट करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से ही आपको वहाँ पर कट ऑफ बनेगा। अगला है, सर मेरी मैरिज यूपी में हुई है, एग्ज़ाम के बाद, मतलब एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर यूपी में शादी हो गई, तो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? और EWS सर्टिफिकेट मेरे पापा की इनकम से बना है, तो वो भी चेंज कराना पड़ेगा क्या? तो देखिए, अभी EWS सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपकी पापा की इनकम का बना है। तो आप यहाँ पर जो मैरिज सर्टिफिकेट का जो सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूँ। क्योंकि देखो, लड़कियों के साथ दिक्कत होती है, लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज हो जाएगी तो भी उनके डॉक्यूमेंट में फादर का नाम नहीं बदलता, मदर का नाम नहीं बदलता। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें लड़की की, तो जब लड़की की शादी होती है तो बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें फादर की जगह उनके हस्बैंड का नाम आ जाता है। तो ये कैसे वहाँ पर सामने वाला मानेगा कि यही आपके हस्बैंड हैं? ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। क्योंकि हो भी सकता है कि आपका नाम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आरती लिखा है, आपका नाम आरती है, आपके पिता का नाम राम है, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड का नाम श्याम हो। तो आपके पिता का नाम तो राम है, तो कुछ डॉक्यूमेंट में राम मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट में श्याम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई और लड़की हो, उसके पिता का नाम श्याम हो और आपके हस्बैंड का ना हो, तो आप उसका डॉक्यूमेंट लगा के हस्बैंड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, इसलिए प्रूफ के लिए यहाँ पर आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आपके ही वो हस्बैंड हैं। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि ये जो सामने वाला नाम लिखा है ये मेरे हस्बैंड हैं, और वो वेरीफाई होता है आपके मैरिज सर्टिफिकेट से। तो आपने अगर मैरिज सर्टिफिकेट में या कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके हस्बैंड का नाम है, तो आप कृपया करके इस चीज़ को बनवा लें, अभी आपके पास समय है। क्योंकि वो लोग तभी मानेंगे कि वो आपके हस्बैंड हैं जब आप उस चीज़ को प्रूव करेंगे, और प्रूव करने का एक ही रास्ता है आपके पास, मैरिज सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है, रोजगार पंजीयन नया चलेगा क्या या वही नंबर लगेगा जो फॉर्म में है? तो देखिए, बहुत से लोग के ऐसे मेरे पास कमेंट है। तो देखिए, अगर आपके पास जो अभी रोजगार पंजीयन है या जो आपने एग्जाम के पहले भरा था वो एक्सपायर नहीं हुआ है या कुछ समय बचा है एक्सपायर होने में, तो अभी आप अपडेट करवा लें। अभी अगर आप अपडेट करवाएंगे तो उसका नंबर नहीं बदलेगा, वो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और इसके बाद भी अगर आपका एक्सपायर हो गया है और आपने नया बनवा लिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर राहत दी है कि रोजगार पंजीयन संबंधी किसी भी दिक्कत से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोरोना के टाइम बहुत सारे ऐसे रोजगार पंजीयन नंबर थे जो एक्सपायर हो गए, उस समय पर व्यवस्था नहीं थी, सारी चीज़ें बंद थी, तो उस टाइम नहीं कर पाए लोग रिन्यू, इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने राहत दी है। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अगर एक्सपायर हो गया है तो आप नया बनवा सकते हैं। एक्सपायर की भी फोटोकॉपी अपने पास रखें, नए वाले की भी रखें। अगर एक है तो आप जो भी आपके पास है उसकी आप ले जा सकें। इसको लेकर यहाँ पर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली। अगला है, बीएड फर्स्ट ईयर ही है, रनिंग वालों का क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि जो भी वहाँ पर आपसे चीज़ें मांगी जाती है उसमें क्लियर लिखा रहता है। आपके जब आप एलिजिबिलिटी देखते हैं उसमें रनिंग नहीं लिखा होता है, उसमें क्लियर लिखा होगा बीएड डीएड होना चाहिए, और ये चीज़ें कंडीशन उसमें सारी होती हैं। तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ से बाहर कर दिया जा सकता है। या फिर आपके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी फाइनल मार्कशीट आ चुकी है या ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, तो उसका प्रिंट आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जिसके आधार पर आपको वहाँ पर मान्यता दी जा सकती है। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है या रिजल्ट नहीं आ पाया है तो इन केसों में आपको दिक्कत हो सकती है, और वहाँ पर ये चीज़ कंसीडर नहीं की जाती जब तक कि आपकी पूरी कंप्लीट वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे या जो डिग्री है आपकी वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनकी भी रनिंग में है उनका रिजल्ट आना जरूरी है, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगला है, सर अन्य राज्य के छात्रों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो देखिए, अन्य राज्य के छात्रों के लिए वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं जो मैंने बताए थे, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं लगेंगी। पहली बात तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि आप जनरल में काउंट किए जाओगे, तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, आपको रोजगार पंजीयन भी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि रोजगार पंजीयन सिर्फ उन्हीं का बनता है जो एमपी के हैं, या एमपी के जिस जिले से जो रहने वाला है उस जिले से उसका रोजगार पंजीयन बनता है। तो चूंकि आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको नहीं बनवानी है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट से अगर हैं आप तो इस चीज़ के लिए आपको ये दोनों चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगाना है। अगला है, सर मेरे आवेदन आधार कार्ड से हुआ था जिसमें मेरा नाम नेहा नामदेव है, लेकिन अपडेट कर अब अपडेट कराकर नेहा करवा लिया है, जो कि 10th मार्कशीट में भी सिर्फ नेहा ही है। अच्छा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पहले इनका जो नाम था वो नेहा, जो आधार कार्ड था इनका उसमें था पूरा नाम नेहा नामदेव, लेकिन 10वीं की मार्कशीट में सिर्फ नेहा था, तो इनने 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से उसको भी अपडेट करा के सिर्फ नेहा कर लिया है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ बताएं। तो देखिए बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत है। तो कुछ लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि सर जो हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, क्योंकि उस टाइम आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वो ले रहे थे, तो किसी के साथ ये दिक्कत है कि आपका डेट ऑफ ईयर अलग है, फिर आपने 10वीं की मार्कशीट से उसको चेंज करा लिया, या आपका नाम अलग था फिर आपने चेंज करा लिया। तो आप दोनों चीज़ों को यहाँ पर दोनों आधार कार्ड अपने पास रखें, जो आपका पहले वाला था और जो आपका अभी वाला है। और इसके लिए आप एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लेंगे कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन थी, एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तब मेरा नया नया बनवाया था और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने के चलते मैंने इसको अपडेट करा लिया है। तो चूंकि देखो आप वहाँ पर जब फॉर्म भरा जाता है या जो भी चीज़ें होती हैं तो आपके बायोमेट्रिक से होती हैं। बायोमेट्रिक मतलब आपका अंगूठा लगता है, तो अंगूठे से आपको वेरीफाई किया जाएगा और अंगूठा लगता है और आप अंगूठे से वेरीफाई हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि आधार नंबर तो आपका वही रहेगा और एक यूनिक चीज़ होती है आधार नंबर, वो आपका नाम बदलेगा या वही रहेगा, आधार नंबर नहीं बदलने वाला, चाहे नाम में आप कितना भी परिवर्तन कर लें। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग एक एफिडेविट ज़रूर तैयार कर लें, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और दोनों की आप फोटोकॉपी ज़रूर ले जाना, चाहे पुराना वाला आधार कार्ड हो चाहे नया वाला, और दोनों ओरिजिनल भी ले जाना अगर आपके पास हैं तो। अगला है, मेरे स्कोर कार्ड में सरनेम गलत हो गया है। अब देखिए कुछ लोग लिखते हैं तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उनमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो स्कोर कार्ड में सरनेम गलत हो गया है, शालिनी सिंह की जगह शालिनी देवी, जो कि आधार कार्ड में था। फॉर्म भरते समय करेक्शन नहीं करवा पाई थी, तो क्या एफिडेविट से काम चल जाएगा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ सर, एनीवन। तो यहाँ पर इनका भी यही डाउट है कि सर मेरा जो आधार कार्ड से मैंने फॉर्म भरा था उसमें शालिनी सिंह था, बाद में इनने अपडेट करा के शालिनी देवी करा दिया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सारे आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा के जाएं, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। एफिडेविट आपको तैयार कराना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि सामने वाला जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा वो अपनी कलम वहाँ पर नहीं फंसा सकता या अपनी जॉब वहाँ पर खतरे में नहीं डाल सकता। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार रहूँगा अगर मैं गलत पाया गया तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अपनी रिस्क पर ये चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो आपको जानता है ना कुछ है। तो आपको एफिडेविट में यही बताना पड़ता है कि जो भी चीज़ें हैं वो मेरी ही हैं, और उसके लिए जिम्मेदार आगे अगर कोई गलती पाई जाएगी या कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार भी मैं रहूँगा, और जो भी कार्रवाई की जाए वो मेरे ऊपर की जाए। तो आपको यहाँ एफिडेविट इसके लिए तैयार कराना है, जिसके चलते ये चीज़ें आपको दिक्कत ना हो। और जो ये आधार कार्ड है ये आपको ज़रूर लेके जाने हैं, जो पुराने वाले हैं या जो नए वाले हैं, और उनका भी आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और वहाँ 2 कॉपी लेके जानी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगला है, भाई वर्ग 3 में गेस्ट टीचर के लिए कोई प्रावधान है नहीं क्या? है नहीं किया गया है तो अनुभव कैसे बनेगा? मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका पूछना ये है कि कोई प्रावधान किया गया या नहीं किया गया और अनुभव कैसे बनेगा। तो देखिए एक विज्ञप्ति जारी होगी, नोटिफिकेशन आएगा आपका, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब पुराने अकॉर्डिंग जो नियम थे उनके अकॉर्डिंग तो 25% की बात कही गई थी। अब नई विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि 4-5 साल हो चुके हैं, तो अब इसमें सारी चीज़ें आपको आगे चल के क्लियर हो जाएंगी कुछ समय में, तो इसको लेकर परेशान ना हो। और जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है ये कैसे बनेगा? तो आप जहाँ पर भी पढ़ाते थे, जो भी आप जिस स्कूल में आप पढ़ाते थे वहाँ का जो भी संकुल हो, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन इस चीज़ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। और वहाँ पर आपको लेकिन कम से कम 200 दिन का होना चाहिए, या फिर वहाँ पर आपने 3 कार्यकाल में पढ़ाया हो, 3 साल लगभग वहाँ पर आपने पढ़ाया हो। अगला है, सर आय प्रमाण पत्र फादर का लगेगा क्या? क्योंकि हम तो जॉबलेस हैं, तो आय प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं अपना? प्लीज़ सर बता दीजिए कमेंट में।
देखिए कमेंट में तो नहीं बता पाया क्योंकि इतने सारे कमेंट आते मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जो भी कोशिश करता हूँ हमेशा आपके डाउट क्लियर करने की, इसके लिए मैंने आपका इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने अपनी दे रखी है, टेलीग्राम भी दे रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा, जैसा भी डाउट होगा, मैं वहाँ पर आपका ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो इनका यही है कि इनका जो प्रमाण पत्र है, अब देखिए अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप गर्ल्स हैं जैसे यहाँ पर लिखा है भारतीय, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, आप फादर का शादी के बाद भी लगा सकते हैं, शादी के पहले भी लगा सकते हैं, और आपके फादर का ही लगेगा। क्योंकि अगर आपकी इनकम है तो आपका सोर्स भी कुछ होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की अगर शादी नहीं हुई है तो आप फादर का लगाएंगी, और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने हस्बैंड का लगाना पड़ेगा। हस्बैंड का नहीं बनाया है तो उनसे बोलकर आप बनवा लीजिए, क्योंकि उसके लिए कंडीशन होती है कि 18 साल एज होनी चाहिए, तो वो जाके बनवा सकते हो वहाँ पर। तो इसके साथ अगला है, सर हाउस वाइफ को भी इनकम सर्टिफिकेट लगेगी? बिल्कुल, हाउस वाइफ है मतलब आपके जो हस्बैंड है उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप इसके लिए लगाएं। सर अदर स्टेट वालों को रोजगार पंजीयन कहाँ का लगेगा, प्लीज़ रिप्लाई में। रिप्लाई या एमपी का ही बनेगा, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। देखिए अदर स्टेट वालों को रोजगार पंजीयन नहीं बनता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि अदर स्टेट वालों जो रोजगार पंजीयन है वो मेनली जो यहाँ के मध्य प्रदेश के जो भी ज़िले हैं उन ज़िलों के हिसाब से बनता है, जो भी जिस ज़िले का रहने वाला है। अब जो अदर स्टेट का है वो तो यहाँ का है नहीं है, तो उसका कोई भी यहाँ पर नहीं बनेगा, तो वो इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। अगला है, इनकम सर्टिफिकेट फादर का भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगला क्या है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो दिसंबर 2020 की है, बट मैंने आज ही नोटिफिकेशन में देखा कि फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी 3 महीने 6 महीने 1 साल चल जाएगी, इतना कंसीडर किया जाता है, कोई परेशानी नहीं होना इससे आपको। बीएड की फाइनल सेम की एग्ज़ाम हो चुकी है बट रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? देखिए रिजल्ट आना जरूरी है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो हाँ आपको कंसीडर नहीं करेंगे वो लोग, इस बात का ध्यान रखना है। भाई ऐसे डाउट पूछने चाहिए, एक साथ पूरी लिस्ट तैयार करके इनने भेज दी है। मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट में नेम्स सेम करवा लिए बट बीएड की मार्कशीट में नहीं, क्योंकि फाइनल सेम की मार्कशीट ही नहीं आई, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल हो सकती है, अगर आप एफिडेविट नहीं बनवाएंगे, और अगर आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला है, फॉर्म में सिंगल ऑप्शन पे क्लिक किया था, अब मैरिज हो गई है तो मुझे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? देखिए अगर आपकी मैरिज हो गई है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी में भी आपके हस्बैंड का वहाँ पर नाम है, तो वहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए कि वो आपके हस्बैंड हैं, उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और अगर उनका नाम नहीं है, सारी चीज़ें फादर्स के नाम से हैं, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि वो आगे चल के भी आपको काम आएगा। एक और मेरे पास डाउट था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैंने देखा है उसमें कि सर जैसे फादर नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ एक कंडीशन हो सकती है कि सर जैसे फादर नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट किसका लगाएं, अब वो जॉब तो करते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर आपके मान लीजिए आपके फादर और मदर, फादर आपके अगर नहीं हैं और आपकी सिर्फ मदर हैं, तो अब जो बच्चे होते हैं उनके बॉयस होते हैं, तो चिल्ड्रन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम जो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है वो किसका लगाएं, फादर तो हमारे एक्सपायर हो गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि फादर की जो भी इनकम का सोर्स था, जैसे मान लो खेती करते थे, कोई जॉब करते थे, या जो भी इनकी इनकम का सोर्स था, वो सोर्स की जो भी आय होगी वो जिनके पास भी जाएगी आपको उन्हीं का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी जो आय है वो आपके पापा के पास जाती है तो आपको वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा कि मेरे फादर की इनकम जो है मेरी मम्मी के अकाउंट में जाती है या मम्मी के पास जाती है, तो आप उनका इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। या फिर आपका कोई भी ऐसी कंडीशन हो कि मम्मी पापा नहीं हैं और जो भी आपको पालन पोषण करते हैं, तो वहाँ पर आप इस कंडीशन को भी उनका लगा सकते हैं और उसमें एक एफिडेविट लगा दें कि सर मेरे साथ ये कंडीशन है, इसके चलते मेरे मम्मी पापा या नहीं हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लगा सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो भी डाउट हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की। और अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर समझ आई होगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि कल 17 तारीख सुबह 10 बजे सोशल मीडिया अभियान चलाने वाले हैं। ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको ट्वीट करना है। हैशटैग आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। उस हैशटैग के साथ सुबह 10 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें। और ऐसी ही जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।